नमस्कार दोस्तों, यह बात कुछ समय पहले की है। सविता की स्कूल के चपरासी से दोस्ती। सविता को स्कूल की बिल्डिंग में ही रहने के लिए कमरा मिला हुआ था, जहां पर वह पति रोहन और 2 बेटियों के साथ रहती थी। रोहन और सविता की मुलाकात एक कंपनी में काम की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। जो कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोहन सविता की बड़ी बहन का देवर था। दोनों जानते थे कि घर वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा। अब दोनों ने अपनी पसंद की बात अपने परिवार वालों को बता दी थी। रोहन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन किन्हीं कारणों से सविता को ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। रोहन के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। कुछ समय में पारिवारिक सहमति से रोहन और सविता का विवाह हो गया। रोहन की पहली पोस्टिंग पास के जिले में नवनिर्मित कंपनी में हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तो अच्छा कटा। रोहन की मां ने नवविवाहिता बहू सविता को हाथों हाथ लिया, पर सविता को रोहन के घर का माहौल रास नहीं आया। इसलिए उसने पति से कहा कि वह घर में बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। सविता इंटरमीडिएट पास थी और उसकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। वह सोचती थी कि किसी भी इंग्लिश स्कूल में उसे नौकरी मिल सकती है। नौकरी करने वाली बात सविता ने पति और सास ससुर से बताई तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं हुआ। सविता को इजाजत मिल गई और थोड़ी कोशिश से सविता स्कूल में नौकरी मिल गई। अब उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। वे स्कूल परिसर में स्थित कमरे में रहते थे। रोहन और सविता का दाम्पत्य जीवन काफी सुखद था। किन्हीं खास मौकों पर वे लोग अपने गांव चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सविता की सोच बदलने लगी। स्कूल की नौकरी करते करते सविता को लगने लगा था कि रोहन से शादी करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह अच्छा खासा कमा लेती है। अगर उसने शादी की जल्दबाजी न की होती तो उसे कोई पढ़ा लिखा अच्छा पति मिलता और वह ऐश करती। ऐसे विचार मन में आते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। जितना उसे मिला था उससे उसे संतोष नहीं था। उसकी कुछ ज्यादा पाने की चाहत बढ़ रही थी। कहते हैं अक्सर ज्यादा पाने की चाह में लोग बहुत कुछ गवा देते हैं। सविता का भी यही हाल था। अब धीरे धीरे रोहन और सविता के जीवन में दूरियां बढ़ने लगीं। सविता छोटी छोटी बातों को लेकर गलतियां निकालती और उससे झगड़ा करने की कोशिश करती। सीधे सादे रोहन को हैरानी होती थी कि सविता को आखिर हो क्या गया है। एक दिन सविता ने कहा, तुम क्या थोड़ी और पढ़ाई नहीं कर सकते थे? कम से कम मेरी तरह इंटर तो पास कर लेते। अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हारा दिमाग भी खुला होता। रोहन ने कहा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा न सही पर अपने काम में तो परफेक्ट हूँ। रोहन ने कहा, मैं केवल हाई स्कूल पास हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। तभी सविता ने कहा, बेटियों की फिक्र तुम छोड़ो, यह सब मुझे सोचना है कि उनके लिए क्या करना है। रोहन कुछ कहकर के बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वह पत्नी के पास से उठ गया। दोनों बेटियों को साथ लेकर वह यह सोचकर घर से बाहर निकल गया कि थोड़ी देर में सविता का गुस्सा शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचा तो सविता नॉर्मल हो चुकी थी। रोहन ने राहत की सांस ली। सविता ने रोहन का खाना लगा दिया। तभी स्कूल का चपरासी 20 वर्षीय बिरजू आया और वह सविता को चाबियां देते हुए बोला, मैडम मैंने बाकी ताले बंद कर दिए हैं, आप केवल बाहरी गेट का ताला लगा लेना, मैं घर जा रहा हूं। सविता ने कहा, बिरजू बैठो, चाय पी कर जाना। सविता के कई बार कहने पर बिरजू कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर में सविता चाय बना कर ले आई। चाय पीकर बिरजू चला गया, लेकिन रोहन के दिल में कुछ खटकने लगा। उसने सविता से कहा, मुझे इस बिरजू की आदतें कुछ अच्छी नहीं लगती। वैसे भी ये स्कूल का चपरासी है और तुम टीचर, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। सविता ने गुस्से से कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे स्टैंडर्ड को कुरेद रहे हो? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद सविता का ध्यान बिरजू पर टिक गया। जब वह अकेली होती तो अचानक बिरजू उसके दिमाग में आ बैठता। कुछ दिनों बाद रोहन की तबीयत खराब हो गई। वह कभी कभी 2 दिन तक कंपनी में ही रुक जाता और घर नहीं आ पाता था। इस अकेलेपन ने सविता को गुमराह कर दिया। बिरजू एक स्वस्थ और स्मार्ट युवक था, वैसे भी सविता के साथ वह घुलने मिलने लगा था। अब रोहन की गैरमौजूदगी में वह सविता के कमरे में आ जाता और उसकी बेटियों के लिए खाने पीने की चीजें ले आता था।
सविता के मन में बिरजू अपनी जगह बनाने लगा था। उधर बिरजू सविता को चाहता तो था, लेकिन सविता के पति की वजह से पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहा जाता है कि फिसलन की ओर बढ़ने वाले कदम आसानी से दलदल तक पहुंच जाते हैं। यही सविता के साथ हुआ। एक दिन शाम को सविता के पास रोहन का फोन आया और उसने कहा कि वह आज रात को घर नहीं आ पाएगा। इस फोन कॉल ने सविता के दिल में हलचल मचा दी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सविता के दिमाग में बिरजू घूम रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो उस समय बिरजू स्कूल के अपने काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी निशा ने उसे आवाज देकर बुलाया, बिरजू तुम कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। बिरजू कमरे में आ गया। सविता उसके लिए चाय बनाकर ले आई। सविता ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बिरजू आज रात रोहन घर नहीं आएगा। अकेले में मुझे डर लगेगा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, जिससे मेरा भी मन लगा रहेगा। बिरजू ने गहरी नजर से सविता को देखा। उसे सविता का अंदाज कुछ अजीब सा लगा। उसकी चुप्पी देखकर सविता ने पूछा, कुछ परेशानी है क्या? बिरजू ने कहा, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अगर साहब को पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वह तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें मैं तो पसंद करती हूँ। बिरजू की भावनाओं में जैसे तूफान उठने लगा। उसने उसी समय जेब से मोबाइल निकाला और अपने घर फोन करके बता दिया कि स्कूल में कुछ काम होने की वजह से वह आज घर नहीं आ पाएगा। इसके बाद बिरजू उसके कमरे में बैठ गया। सविता ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तब तक बिरजू उसके दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। खाना बनने के बाद सविता ने बच्चों को पहले खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। फिर सविता ने अपना और बिरजू का खाना लगाया। खाना खाते खाते बिरजू उसके खाने की तारीफ करते हुए बोला, मैडम आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। सविता ने हंसकर कहा, खाना बनाना ही नहीं, मैं बहुत से काम बहुत अच्छे से करती हूँ। फिर उसने एक प्रश्न किया, बिरजू तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बिरजू सविता को गौर से देखते हुए बोला, रिश्ते तो कई आए थे मैडम, लेकिन जब से आपको देखा है मेरा इरादा बदल गया है। क्या मतलब? सविता ने चौंकते हुए पूछा। तो बिरजू बोला, मतलब यह कि मुझे आप जैसी स्मार्ट जीवन साथी की जरूरत है। बिरजू की बात सुनकर सविता मन ही मन खुश हुई कि इसका मतलब वह उसे पहले से ही चाहता है। सविता कुछ नहीं बोली बल्कि मुस्कुराने लगी। खाना खाते हुए दोनों इसी तरह की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद सविता ने बिरजू का बिस्तर जमीन पर लगाते हुए कहा कि वह यहाँ आराम कर सकता है। इसके बाद रसोई का काम खत्म करके वह भी आ गई। उसने चटाई बिछाकर अपना बिस्तर भी जमीन पर लगा लिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और वहां भी कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी के जीवन में तूफान ला सकता था। सविता की आंखों में नींद नहीं थी। उसने बिरजू की तरफ देखा तो वह भी करवटें बदल रहा था। उसने पूछा, बिरजू नींद नहीं आ रही क्या? तो बिरजू बोला, हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही है, पर सोच रहा हूँ कि आपके पति तो अक्सर कंपनी में ही रुक जाते हैं, फिर आपने आज मुझे यहाँ क्यों रोका है? सविता ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सचमुच अनाड़ी हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ खास देखा था, वही पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। सविता ने कहा, बिरजू भूख अक्सर दो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। बिरजू ने कहा, यह क्या कह रही हैं? तभी सविता ने कहा कि ठीक ही कह रही हूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। बिरजू को तो जैसे करंट सा लगा पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सविता ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत बिरजू, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ और यह कोई गुनाह नहीं है। बिरजू उस मोड़ पर था शायद जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। सविता के स्पर्श से वह दलदल में जा गिरा। शादीशुदा और दो बच्चों की मां ने उसे एक ऐसे दलदल में खींच लिया जिसके अंदर जाना तो आसान था पर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद रिश्तों की दिशा और दशा ही बदल गई। इधर इन सबसे बेखबर रोहन अगले दिन घर आ गया। अब आए दिन वह पति से झगड़ने लगी। रोहन भी महसूस कर रहा था कि स्कूल का चपरासी बिरजू अब पहले की तरह उसकी इज्जत नहीं करता। एक दिन वह जब काम से लौटा तो उसने बिरजू को कमरे में चारपाई पर पसरा हुआ देखा। यह देखकर रोहन को गुस्सा आ गया और वह बोला, बिरजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो।
मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उस समय तो बिरजू वहां से चला गया। उसने खुद को अपमानित महसूस किया और तय किया कि रोहन को सबक सिखाएगा। रोहन के तेवर देखकर सविता भी डर गई थी। रोहन ने कहा, सविता, यह बिरजू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो। रोहन ने कहा, देखो, मैं सोच रहा हूं कि अपना तबादला अपने इलाके में ही करा लूं। पापा भी रिटायर हो गए हैं, अपना मकान भी उन्होंने बना लिया है, फिर तुम्हें भी वही कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। तो सविता ने कहा, बिरजू इसी स्कूल में काम करता है। तुम्हारे जाने के बाद वह मार्केट से घर की जरूरत का सामान भी ला देता है। तुम बिना मतलब उस पर गर्म हो रहे थे। सविता बोली, हमें यहाँ कमरा मिला हुआ है, यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है, और फिर यह बात तुम जानते हो कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तभी रोहन ने कहा, इस मामले में मैं घर वालों से बात करूंगा, कहकर बाथरूम चला गया। रोहन को अभी तक यह पता नहीं था कि बिरजू और उसकी पत्नी सविता के बीच किस तरह के संबंध हैं। पिछले 6 महीने से वह महसूस कर रहा था कि सविता बदल रही है, लेकिन एक दिन बिरजू घर जाने ही वाला था कि रोहन का पत्नी के पास फोन आ गया कि वह आज रात को घर नहीं आएगा। यह खबर सुनकर सविता खुश हुई। उसने बिरजू को बुलाकर कहा कि रोहन आज भी नहीं आएगा। सविता ने कहा, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सविता ने गैस पर चाय चढ़ा दी। बिरजू भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद वह सविता के साथ चाय पीने लगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए वह बोला, ऐसा आखिर कब तक चलेगा, हमें कुछ करना ही होगा। सविता ने कहा, हाँ करेंगे, अभी तो इन पलों को जियो जो हमें मिल रहे हैं। इसके बाद दोनों मौज मस्ती में लीन हो गए। बिरजू इस दिन स्कूल का बाहरी गेट बंद करना भूल गया था। तभी अचानक दबे पाव रोहन वहां आ गया। बीवी को बिरजू के साथ देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने बिरजू की खूब पिटाई कर दी, लेकिन किसी तरह बिरजू उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। तभी रोहन ने कहा कि वह इसकी शिकायत स्कूल से करेगा। बिरजू के चले जाने के बाद रोहन ने सविता को जमकर लताड़ा। सविता उसके पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी, पर रोहन के तेवर सख्त थे। रोहन ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। रोहन ने पिता को फोन पर सारी बातें बता दी और कहा कि अब हम गांव में अपने घर में रहेंगे। रोहन का फैसला सुनकर सविता परेशान हो गई। वह किसी भी हालत में उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन रोहन गांव चला गया। सविता ने मौका मिलते ही बिरजू को एकांत में बुलाकर कहा, अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। उसे चुप देख सविता बोली, मैं ठीक ही कह रही हूँ। आज रोहन जब घर आएगा तो तुम घर आकर उससे अपनी गलती की माफी मांगना और उसका विश्वास जीतना। बिरजू ने ऐसा ही किया। रोहन जब घर पहुंचा तो बिरजू उसके घर चला गया। उसे देखते ही रोहन उस पर भड़का तो बिरजू ने उससे अपनी गलती पर अफसोस जताते हुए माफी मांग ली। सीधे साधे रोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अब वैसे भी हमें यहाँ नहीं रहना है। अब रोहन सविता को लेकर गांव चला गया और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अब सविता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की लगी। नमस्कार दोस्तों, मुझे अपने काम से बाहर जाना पड़ा और वहां मेरी दोस्ती एक महिला से हो गई। कहते हैं ना कि जब आप किसी का भला करते हो तो तुम्हारा भी भला ही होता है। यह करीब 2 साल पहले की बात है। मैं काम के सिलसिले में कानपुर गया था। वहां एक रात अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और पूछा कि अगर आसपास कोई क्लिनिक हो तो बताइए। उन्होंने बोला कि पास में तो नहीं है, कुछ 4 से 5 किलोमीटर पर एक क्लिनिक है, लेकिन अभी उधर के लिए कोई साधन नहीं मिल सकता है। यह सुनने के बाद मैं मजबूर होकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं, शायद कोई दवाई की दुकान खुली मिल जाए तो उसी से पूछकर कोई दवा ले लूंगा। इसके बाद मैं दुकान खोजने बाहर निकला, पर काफी देर बाद भी जब कोई दुकान खुली नहीं मिली तो थकान के कारण मैं एक जगह पर बैठ गया। अभी मुझे बैठे हुए 2 मिनट ही हुए थे कि वहां एक स्कूटर आकर रुका। मैंने देखा कि वो स्कूटर सवार एक महिला थी। उसने मुझसे पूछा कि इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उसे बताया कि मुझे दवाई चाहिए पर कोई दुकान नहीं खुली हुई है। उसने मुझे घूरते हुए पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि बुखार है।
वो बोली कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने बताया कि पास में एक होटल में रह रहा हूँ। वो बोली मेरा घर पास में ही है, आप होटल में जाओ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं जाकर होटल के रिसेप्शन पर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में वो वहां आ गई। मैंने उससे दवाई लेकर तुरंत खा ली। उसने मुझे और एक गोली दी और कहा कि सुबह नाश्ते के बाद खा लेना। मैं उसे धन्यवाद बोलकर सोने चला गया। सुबह जब उठा तो काफी ठीक लग रहा था। मैं नीचे नाश्ता करने गया तो नीचे जाकर मैंने देखा कि रिसेप्शन पर वही रात वाली लड़की खड़ी है। मैं वहां गया और उससे पूछा कि मुझे रात में एक महिला दवा देकर गई थी, आपको पता है कि वो कौन थी और कहाँ रहती है? उसने बताया कि उसकी दवाइयों की दुकान है, पर वो दुकान बहुत दूर है। मैं बोला मैंने तो उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं किया था, क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हो? इससे पहले कि वो कुछ बोलती एक आवाज आई, फोन नंबर का क्या करोगे? मैंने देखा कि वही महिला मेरे पीछे खड़ी है। मैंने उससे माफी मांगी और रात की दवाई के लिए उसे धन्यवाद कहा। मैंने पूछा कि दवाई के कितने पैसे हुए तो वो बोली अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा बहुत अच्छी है। वो मुस्कुराकर बोली तो ठीक है, आज रात को मुझे डिनर करवा देना। मैंने कहा जरूर, आप जहां बोलो। वो हंसी और चली गई। उसने न समय बोला न जगह बताई। मैं अपने काम पर चला गया। दोपहर को मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। वो कोई महिला बोल रही थी। उसने मेरा हाल पूछा, फिर बोली कभी मिलो। मैं चौंक गया कि कौन है। मैं चुप हो गया तो वो हंसने लगी और बोली अरे तुम तो डर गए, मैं वही दवाई वाली बोल रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वह बोली यदि सच्चे मन से चाहो तो सब मिल जाता है। मैंने कहा बढ़िया, फिर बताओ कब और कहाँ मिल रही हो? उसने कहा अरे वाह, तुम तो सीधे मिलने पर आ गए। उसने मुझसे तुम कहकर बात की तो मैंने भी कहा तुमने ही तो बोला है कि सच्चे मन से चाहो तो सब मिल जाता है। बस मैंने थोड़ा शब्द आगे पीछे कर दिए। वो हंसी और बोली तुम आदमी दिलचस्प हो, चलो शाम को 6 बजे जहां तुम कल रात मिले थे वहीं मिलते हैं। फिर हम दोनों ने बाय बाय करके फोन काट दिया। शाम को 6 बजे जब मैं उस जगह पर पहुंचा, वो वहां पर पहले से ही खड़ी थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई और बोली चलें। मैंने कहा जी बिल्कुल, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। उसने कहा तुम बाइक चला रहे हो या मैं चलाऊं? मैं कुछ नहीं बोला, बस चाबी ली और स्कूटर चालू कर दिया। वो भी मेरे पीछे बैठ गई। मैं बोला आप रास्ता बताओ, जाना कहाँ है? 5 मिनट में उसने मुझे एक घर के सामने रुकने को कहा। वो एक मंजिला बड़ा सा घर था, मतलब अकेला घर। उसके चारों तरफ दीवार थी। उसने उतरकर गेट खोला और मैं स्कूटर लेकर गेट के अंदर चला गया। वो अंदर घुसी तो मैं उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। घर बहुत ही तरीके से सजाया हुआ था। उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और वो अंदर चली गई। मैं उसके घर को घूमकर देख ही रहा था कि वो पानी लेकर आई। पानी लेते हुए मैंने उससे पूछा घर के बाकी लोग कहाँ हैं? वो बोली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति का दवाई का काम है। वो अलग अलग शहर में दवाइयां देने जाते हैं और 15 दिन में 1 से 2 दिन के लिए ही घर पर आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो मुंबई गए हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो बोली क्या खाएंगे? मैं हंसा और बोला जो तुम बोलो। वो बोली मुझे कुछ अलग खाना खाना है, तो मैं बोला चलो मैं बनाकर खिलाता हूँ। वो बोली तुम खाना बनाना जानते हो? मैंने कहा खाकर बताना। फिर हमने मिलकर खाना बनाया। सब्जी एवं दाल मैंने बनाई और उसने चावल बनाए। वो बोली क्या पियोगे? तो मैंने कहा कॉफी पीना पसंद है मुझे। वो बोली उसके पहले क्या पीना पसंद करोगे? मैं बोला जो आप पिलाना चाहे पी लेंगे। तो वो एकदम खुश होकर बोली वाह, आज तो मजे आ गए, मैं भी यही ही पसंद करती हूँ। मैंने कहा चलो लेकर आते हैं। तो वो बोली चलो और मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में जाने लगी। मैंने कहा अंदर किधर जा रही हो? वो बोली आओ तो सही। वो मुझे दूसरे कमरे में एक अलमारी के सामने ले जाकर बोली इसे खोलो। जब मैंने अलमारी खोली तो देखा उसमें अलग अलग तरह की सारी आइटम रखी थी। मैंने कहा लगता है कि तुम्हारे पति को काफी शौक है। वो बोली नहीं, ये सब तो मेरे लिए है। फिर हम बाहर हॉल में बैठ गए। फिर हम बातें करने लगे। तभी वह बोली पार्टी शुरू करते हैं।
पार्टी करने के बाद हम दोनों बातें करने लगे। तभी मैंने उन्हें अपने मन की बात पूछना चाहा, तो वो बोली, मैं पिछले 3 घंटे से इसका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, पहली मुलाकात है और मैं तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ। वो बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, नहीं तो अगर किसी आदमी को कोई लड़की ऐसे अपने घर में लाए तो वो तो बस आते ही। फिर वो बोली, बहुत समय हो गया है, तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर महफिल जमाते हैं। मैं बोला, तुम बैठो, मैं खाना यहीं लेकर आता हूँ और हम यहीं साथ में बैठकर खाएंगे। वो बस मुझे देखती रही और वहीं सोफे पर बैठ गई। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो थोड़ी सही हो गई थी। वो मुझसे माफी मांगने लगी कि उसे एकदम से इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे तुम्हारी सेवा का मौका मिला। अब ये बताओ कि क्या चाहती हो, ये सेवक आपकी कैसे सेवा कर सकता है? तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली, मैंने तुम्हें दिन में ही कहा था कि तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो, इसलिए जब तुम्हें कल रात को देखा था तो रुक गई थी कि शायद तुम अच्छे इंसान लगे मुझे। फिर आज सुबह जब मैं तुम्हारी तबीयत का पता करने होटल गई तो तुम्हें मेरे बारे में बात करते देखा और मेरा धन्यवाद करने के लिए पता करते देखा। तो मैं समझ गई कि तुम अच्छे आदमी हो और तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। और तुम जितने अच्छे से मेरे साथ पिछले 4 घंटे से हो तो मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई नए दोस्त हो। थोड़ी देर बाद मैं बोला, ठीक है फिर मैं जाता हूँ। तो वो बोली, अगर आज जाने का बोला तो हमारी दोस्ती खत्म समझना। वह बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, दोस्त के घर आए हो, कुछ देर तो रुको, वैसे भी तुम्हें होटल में ही तो जाना है, कौन सा तुम्हारा घर है? वो यह कहकर हंसने लगी। फिर उसके बहुत ही मनाने पर रात को वहीं पर रुक गया। सुबह मैंने उससे बोला कि मैं चलता हूँ, तो वो बोली, रुको मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा, क्या मेरे साथ मेरे काम पर जाना है? तुम्हारी दुकान खोलने में तो समय है। तो वो बोली, नहीं, तुम तैयार होकर काम पर चले जाना और मैं तुम्हारा सामान लेकर घर आ जाऊंगी। मतलब अब तुम यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे। मुझे भी केवल 2 से 3 दिन का काम बाकी था। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं शाम को आ जाऊंगा। लेकिन वो नहीं मानी और मेरे साथ जाकर मेरा सामान लेकर आ गई। शाम को काम के बाद जब मैं 6 बजे घर पहुंचने वाला था तो मैंने उसे फोन किया कि वो कहाँ है और कितने बजे तक घर आएगी। उसी समय मैं भी वापस आ जाऊंगा, तब तक मैं किसी पार्क में बैठता हूँ। वो बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने इंतजाम कर दिया है। तुम कभी भी घर पहुंचो, तुमको घर खुला मिलेगा। मेरे पूछने पर वो बोली, मैंने अपनी काम वाली को बोल दिया है और वो शाम 4 बजे से 8 बजे मेरे आने तक तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, केवल 2 घंटे की तो बात है, काट लेंगे। जब मैं घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था, लेकिन फिर भी मैंने घंटी बजाई तो एक लड़की बाहर आई और उसने मेरे बारे में पूछा। मैं बोला, मेम साहब ने बताया होगा कि मैं आने वाला हूं। तो वो बोली, ओके, वो आप हैं उनके दोस्त, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर आ गया और फ्रेश होकर हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर में वह भी आ गई। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस अनजान महिला ने मेरी बहुत मदद की और मुझे शहर भी घुमाया। कहते हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि अगर मुझे उस दिन बुखार नहीं आता तो शायद मुझे वह दोस्त नहीं मिलती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, यह बात कुछ समय पहले की है। एक सुंदर लड़की रात के समय पर मेरे घर में घुस गई और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं देखता ही रह गया। दोस्तों, एक दिन ऑफिस की छुट्टी की वजह से मैं घर पर ही था। मेरी बीवी अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा नौकर मणिलाल था। रात का समय था, मैं ड्राइंग रूम में बैठा आराम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की हाफते हुए जैसे ही खुले दरवाजे में घुसी कि तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मैं और मेरा नौकर इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन रह गए। मैं गुस्से में बोला, अरे लड़की कौन है तू, इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? वह बोली, बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ, अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह हाफते हुए बोली। वह लड़की बहुत डरी हुई थी और कहने लगी, वह गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ।
मैंने कहा, गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? मैंने जब शक्ति से पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे धंधा कराना चाहती है। वहां एक गुंडे के साथ मुझे बेचने जा रही थी, मगर मैं उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। मैंने कहा, लड़की तू झूठ तो नहीं बोल रही है? तो वह बोली, नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम दिया, बताया। मैंने कहा, घबराओ मत दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। उसने कहा, शुक्रिया साहब। दिया के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ, मैं कुछ सोचकर बोला, तुम्हारी माँ तुमसे ऐसा काम क्यों कराना चाहती है? दिया ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले ने उसके कान भर दिए कि दिया की शादी करने के बजाय किसी ऐसे काम में लगा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहीता रमेश मुझे ले जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, शहर के बाहर एक बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। तो दिया ने गुस्से से कहा, मत लो उसका नाम। तो फिर कहाँ जाओगी? मैंने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मैंने पूछा, तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी? फिर क्या करूं साहब? पल भर सोच कर दिया बोली, साहब एक बात कहूं? तो मैंने कहा, कहो। दिया बोली, कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते। दिया ने जब यहाँ सवाल उठाया तब मैं सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। दिया ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं बोला, और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? दिया ने कहा, आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय दिया की सांस फूल गई थी। दिया आगे कुछ कहती तभी दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? दिया डरते हुए बोली। दिया ने कहा, बाबूजी, वही गुंडा होगा, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मैंने कहा, मत जाना, मैं जाकर देखता हूं, वही होगा। आप मत खोलो दरवाजा, डरते हुए दिया बोली। एक बार फिर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं बोला, दिया तुम भीतर जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूं। मैंने दरवाजा खोला। एक रुआबदार आदमी ने मुझे देखकर ऊंची आवाज में कहा, उस दिया को बाहर भेजो। कौन दिया? मैंने गुस्से से कहा। तो वह बोला, जो तुम्हारे घर में घुसी है, मैं दिया की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊंगा। मैंने कहा, बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। मैं तस में बोला। वह बोला, झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो उसे। मैंने कहा, अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं। वह फिर बोला, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मैंने दिया को इस घर में घुसते हुए देखा है। मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। मैं बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम दादागिरी कर रहे हो। साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला। लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा, उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए मैंने सोचा कि दिया कौन है, मैं नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी लड़की को मैं ऐसी गंदी जगह पर भिजवाना भी नहीं चाहता था। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि दिया को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊं। भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो, कहकर मैंने भीतर जाने की इजाजत दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। मणिलाल ने पास आकर मुझसे बोला, यह क्या किया साहब जी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया?
ताकि वह दिया को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर मैं बोला, और यह पला टल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। मणिलाल ने कहा, मुझे दिया को बचाना था। अगर दिया खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे। अभी मणिलाल यह बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, दिया मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें। मैं खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और हैरान होकर मणिलाल से बोला, इस आदमी को दिया क्यों नहीं मिली जब वह अंदर ही छुपी थी। दिया ने कहा, हाँ साहब जी, मैं अगर अलमारी में नहीं छुपती तो ये गुंडा मुझे ले जाता। आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए दिया बोली, हाँ दिया चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए मैं बोला। मैंने कहा, अब तुम्हारा इरादा क्या है। तो दिया बोली, किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? दिया ने कहा, आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। मैंने कहा, मैं तुमको नहीं रख सकता। दिया, क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था। मैंने कहा, वह मेरी भूल थी। दिया बोली, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए, सुबह मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने कहा, मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं साहब जी, इसे अभी निकाल दो। मणिलाल विरोध जताते हुए बोला। मैंने कहा, मणिलाल, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत ना छिपी हो। साहब जी, आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है। तो ये कहकर दिया चलने लगी। रुको दिया, मैंने उसे रोकते हुए कहा। मैं बोला, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? दिया ने कहा, आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तो आपसे सिर्फ एक रात को मदद मांग रही थी, मगर आपको ऐतराज है। आपका ऐतराज भी जायज है। आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी, कहते हुए रिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है, मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिर पूछा। दिया बोली, सुबह मौसी के यहाँ चली जाऊंगी। मैंने यकीन कर लिया और बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? दिया ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला, जाओ मणिलाल, इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ। काफी रात हो गई थी मणिलाल, और मुझको जल्दी नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली, दिया नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था, अलमारियां खुली हुई थी, उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। मैं और मणिलाल ये देखकर हैरान रह गए। मेरी सारी कमाई दिया ले गई। हमारा अनजान लड़की पर किया गया भरोसा हमें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वह उसी गैंग का एक सदस्य था, तभी तो वह दिया को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं वहीं सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गया। दोस्तों, कभी कभी भलाई करने के चक्कर में खुद का नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।